हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी का कर रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित, जो कि विभिन्न PCS एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्जाम्स एवं जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी होंगे। जनरल में जैसे कि BSSC ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल, बिहार दरोगा एवं अन्य स्टेट में भी जो SI के एग्ज़ाम होते हैं या फिर अन्य जो जनरल कंपटीशन होते हैं जहाँ से सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होंगे। ठीक है दोस्तों। या फिर BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं या अन्य स्टेट में जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं जहाँ सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए उपयोगी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, PYQ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो नामित शर्मा बनाम भारत संघ जो है वो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। सी आंसर हो जाएगा, नामित शर्मा बनाम भारत संघ। एक्सप्लेनेशन देखिए। नामित शर्मा बनाम भारत संघवाद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। इस अधिनियम के माध्यम से नागरिकों को सरकार द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों को जानने का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से कथन सही है वो कूट से चुनना है। ठीक है। कथन और कारण का प्रश्न है। सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है, तो ये सही है। और इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है, तो ये भी सही है। मतलब इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है, तो ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर होगा। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। सूचना का अधिकार अधिनियम की सूचना का अधिकार अधिनियम से सामान्यतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व के मनोभाव में वृद्धि हुई है, तथापि अभी भी इस दिशा में काफी कुछ किया जाना शेष है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है सूचना का अधिकार अधिनियम का? तो सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच है। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच है। ए आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। सूचना के अधिकार अधिनियम के धारा 2 के अनुसार सूचना के अधिकार का अभिप्राय किसी लोक पदाधिकारियों द्वारा नियंत्रित सूचनाओं तक पहुंच से है। सूचना के अधिकार के तहत अभिलेखों, दस्तावेजों एवं कार्यों का निरीक्षण किया जा सकता है एवं सामग्री का नमूना लिया जा सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 11 व 12 मई 2015 को क्रमशः लोकसभा एवं राज्यसभा में पारित हुआ था। दक्षिण अफ्रीका विश्व का एकमात्र देश है जिसके संविधान में सूचना के अधिकार का विशेष रूप से उल्लेख है। दक्षिण अफ्रीका विश्व का एकमात्र देश है जिसके संविधान में सूचना के अधिकार का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि RTI आवेदन को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए? तो मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है। डी आंसर हो जाएगा। किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि RTI आवेदन को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए? तो मद्रास उच्च न्यायालय ने ऐसा कहा था। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। मद्रास उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ ने सितंबर 2014 में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि RTI आवेदन
आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए। उल्लेखनीय है कि आरटीआई एक्ट 2005 में इस तरह की किसी बाध्यता का उल्लेख नहीं है। उक्त खंडपीठ में न्यायमूर्ति एन पॉल बसंत कुमार और न्यायमूर्ति के रविचंद्र बाबू को न्यायाधीश थे। ठीक है, ये इस जो खंडपीठ जो इस तरह का बात बोला गया था कि मतलब कि कारण बताना होगा, तो ये इसमें कौन कौन से न्यायाधीश थे? तो एन पॉल बसंत कुमार और न्यायमूर्ति के रविचंद्र बाबू 2 न्यायाधीश थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? तो तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, मंडल राजस्व अधिकारी, ये सब होंगे। नहीं सॉरी, ये ग्राम सभा होगा। ठीक है, ग्राम सभा, टी आंसर होगा। ठीक है, ग्राम सभा होगा, डी आंसर होगा। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? तो ग्राम सभा होगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य प्राधिकारिक वनवासी अधिनियम 2006 की धारा 6(1) के अनुसार ग्राम सभा अधिकारों की प्रक्रिया प्रारंभ करती है। इसके बाद तहसील और जिला स्तर पर इनकी जांच की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा से प्रावधान अनुरूप अधिनियमित हुआ था या हुए थे? ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था? तो कौन था? स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। ठीक है, तो पहला सही है, केवल एक सही है। ठीक है, केवल एक सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग है के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा, ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 द्वारा भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग है के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। चलिए, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो भारत में संघीय न्यायालय जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1937 में स्थापित किया गया था संघीय न्यायालय, 1937 में। देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे अच्छे से और पता चलेगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। सर मॉरिस ग्वेयर थे इसके
मुख्य न्यायाधीश, जो कब गठित किया गया था, स्थापना कब हुआ था, किस अधिनियम के तहत, ये भी पूछा जाता है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया, तो 1937 में, और किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था संघीय न्यायालय, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था, तो भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन पूछ रहा है किस तिथि को हुआ था, तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता, सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है, कितने न्यायाधीश होने चाहिए, तो देखिए एक्सप्लेनेशन। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई है। ठीक है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई है सर्वोच्च न्यायालय। ये भी पूछा जाता है सर्वोच्च न्यायालय किस में है, तो 124 में। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का भी उल्लेख है। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 थी। ठीक है, संसद ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 अधिनियमित करके इस संख्या को 11 कर दिया 1956 में, और 1960 में बढ़ाकर 14, 1978 में 18, 1986 में 26 मुख्य न्यायाधीश सहित कर दिया गया, और 2008 के अधिनियम के तहत मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 रखने का प्रावधान किया गया। ठीक है, 2008 के अधिनियम के द्वारा मतलब 30 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश मिलाकर 31। लेकिन अब की स्थिति क्या हो गई है, तो 33 + 1 मतलब कुल टोटल 34 न्यायाधीश होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय में। टोटल कितनी संख्या है, 34 है। ध्यान रखेंगे इसको। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश अब की स्थिति है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं, तो अब कितने, एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त तो 33 न्यायाधीश होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश होगा, तो कुल टोटल 34 न्यायाधीश हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पूछ रहा है एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त तो 33 हो जाएगा। ठीक है, ये डाटा अब पहले का क्वेश्चन पूछा गया है तो अब ये नहीं होगा। एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 न्यायाधीश, और टोटल कितने हो गए सर्वोच्च न्यायालय में, 33 न्यायाधीश और प्लस एक मुख्य न्यायाधीश, कुल टोटल 34 न्यायाधीश हो गए। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है, तो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या 34 है। ध्यान रखेंगे, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश, कुल टोटल 34। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी। डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये गलत है, क्योंकि कोर्ट मार्शल का भी सुनवाई कर सकता है ये। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को भी, यहाँ लेकिन बोल रहा है कि नहीं कर सकता, लेकिन कर सकता है। देखिए,
सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, सही बात है, लेकिन ये तो गलत है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये भी सही है। ए, बी और डी सही है, लेकिन सी गलत है, तो सही नहीं पूछ रहा है, तो सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको, ये ध्यान रखेंगे कि सही पूछ रहा है या सही नहीं पूछ रहा है। कई बार क्वेश्चन पढ़ने में जल्दीबाजी में सही समझ जाते हैं और गलत आंसर लगा देते हैं, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सही मतलब कि ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे में फिर आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है ध्यान से नहीं देखने के कारण। चलिए, सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मंत्रिमंडल के फरवरी 2008 के लिए लिए गए एक निर्णय के अनुसार सरकार उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि करेगी। इस निर्णय के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या तब होगी, कितनी होगी, तो अब कितनी हो गई है? मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या, तो मुख्य न्यायाधीश एक हो गया और 33 न्यायाधीश, ठीक है, इसके अतिरिक्त ध्यान रखेंगे। अब कुल टोटल 34 है, तो यहाँ पूछ रहा है कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या तब होगी तो 34 होगी, ठीक है। ये 2008 का है, लेकिन अब 2019 के आसपास बदलाव हो गया है, तो अब टोटल 34 हैं, 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें है? तो संसद में है, बी आंसर हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद में निहित है, ध्यान रखेंगे इसको। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 124 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय समय पर, कौन? तो संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है, ठीक है। तो संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए वर्ष 1956 में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 पारित किया और न्यायाधीशों की संख्या 11 कर दी। इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बढ़ाई गई और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितना है? मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अब 33 है, ठीक है, प्लस एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 34 है, ध्यान रखेंगे इसको। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, किसको? तो राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, किसको पत्र लिखकर? तो राष्ट्रपति को पत्र लिखकर, ठीक है। ये काफी बार रिपीट होता है, तो उसको ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, किसको पत्र लिखकर? तो राष्ट्रपति को पत्र लिखकर। देखिए एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) क के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति भी करता है। राष्ट्रपति जो है अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति भी करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर हटाए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। डी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे अच्छे समझ आएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद की सिफारिश पर महाभियोग प्रस्ताव, यद्यपि संविधान में महाभियोग के स्थान पर समावेदन शब्द का प्रयोग किया गया है, पारित होने के बाद हटाए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124(4) एवं 124(5) में किया गया है। ध्यान रखेंगे, महाभियोग लगा करके और इनको हटाया जाता है। संसद में प्रत्येक सदन का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पारित होता है, तब जा करके संसद फिर सिफारिश करता है। राष्ट्रपति मतलब कि पास हो जाता है अभियोग, तब फिर राष्ट्रपति को भेजा जाता है अब उसका संसद के द्वारा सिफारिश, और राष्ट्रपति उसको फिर प्रत्युत कर देते हैं। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। समझे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। पहले महाभियोग प्रस्ताव पारित होगा अगर संसद में, मतलब कि प्रत्येक दो सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा है। ठीक है, लोकसभा है और राज्यसभा है, तो दोनों में पहले अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों हैं तो प्रत्येक में बहुमत और प्लस उपस्थित और मत देने वाले के 2/3 बहुमत से अगर पास हो जाता है, तब फिर सिफारिश जाएगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति इसको प्रत्युत कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति होती है तो 65 वर्ष में होती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 ईयर्स है। ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालयों में यह 62 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय में कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, कई बार रिपीट हुए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष और जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन निर्धारित किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है संसद द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 125(1) के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया जाता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 125(1) के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया जाता है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान किया गया है? कथन है 4, इनमें से सही कथन चुनना है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। तो ये सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। तो पहला सही हो गया। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है, नहीं, गलत हो गया ये। तीसरा, न्यायाधीशों का वेतन
भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। तो ये सही है। ठीक है, न्यायाधीशों का वेतन जो है, न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। तो ये सही है। ठीक है, और चौथा क्या है? पहला और तीसरा सही हो गया, दूसरा तो गलत हो गया। चौथा देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात ही की जाती है। नहीं, ये गलत हो गया, सरकार द्वारा नहीं। चौथा भी गलत हो गया, तो पहला और तीसरा सही है। ठीक है, पहला और तीसरा सही है। तो ये आंसर हो गया, पहला और तीसरा सही होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, पहला और तीसरा सही। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। उच्चतम न्यायालय को देश के संविधान का प्रहरी माना जाता है, अतः उसकी स्वायत्तता बनाए रखने के लिए संविधान में कई उपबंध मौजूद हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक होगा। न्यायाधीशों को राजनीति के प्रभाव से दूर रखने के लिए उनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिसके लिए संसद में मतदान नहीं होता है। ध्यान रखेंगे इसको। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 और 4 सही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, तो किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वकालत कर सकते हैं, तो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद। इस चीज को ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं ये वाले। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, तो किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे इसको, डी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। संविधान अनुच्छेद 124(7) के अनुसार सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय में एवं अन्य उच्च न्यायालयों, जिस उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश रहा हो उसमें नहीं में वकालत कर सकते हैं। देखिए क्या इसका बोलने का मतलब है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे वो अगर सेवानिवृत्त होते हैं तो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में बोला जा रहा है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में क्या बोला जा रहा है कि ये जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं अगर सेवानिवृत्त होते हैं तो वो उच्चतम न्यायालय में और अन्य उच्च न्यायालयों में, मतलब जिसमें वो न्यायाधीश रहे हैं उच्च न्यायालय में, उसको छोड़ करके अन्य न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। ठीक है, जिस उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश रहा हो उसमें नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। सी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, इसको अच्छे से करेंगे ताकि क्वेश्चन पूछे जाएं, रिपीट हो या फिर आसपास से क्वेश्चन पूछे जाएं तो नहीं छूटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के कार्यवाहक
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। डी आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, कैसे? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ की जाती है न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए और अच्छे से समझ आएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के पश्चात जिनमें राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे की जाती है, परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की स्थिति में मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श आवश्यक है। 1993 में दिए गए एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया है। ठीक है, 1998 में मुख्य न्यायाधीश की सलाह को व्याख्यायित करते हुए इसके साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों का परामर्श लिखित आवश्यक होने का निर्णय दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है कैसे? तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ एडहोक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है तब। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ एडहोक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। न्यायालय में किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है तब किया जाता है एडहोक मतलब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। डी आंसर होगा। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। संविधान के अनुच्छेद 127(1) के अनुसार यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति पर्याप्त न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह ऐसा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति एवं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान देखिए, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में है, अन्य न्यायालयों के लिए नहीं है। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में होती है, ध्यान रखेंगे। एडहोक न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रावधान है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या 4 है। ठीक है, 4 बी आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या 4 है, ध्यान रखेंगे। बी आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुशंसा राष्ट्रपति को करने वाले मंडल में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 न्यायाधीश होने चाहिए। ठीक है,
संविधान के निर्वचन संबंधी मामलों की सुनवाई करने के लिए 5 न्यायाधीश होने चाहिए। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 होनी चाहिए। डी आंसर होना होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। इसे संविधान पीठ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूप में अभिहित किया जाता है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। ठीक है, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। सी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, देखिए, इससे और अच्छे से समझ आएगा चीजें। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल अधिकारिता ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आती है। ध्यान रखेंगे इसको। मूल अधिकारिता या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच का। देखिए क्या क्या, एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच। ठीक है, ये भी ओरिजिनल या फिर मूल अधिकारिता के अंतर्गत ही आता है। और ग में क्या है? 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद होता है। तो 2 या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में यदि उस विवाद में विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता प्राप्त होगी। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आता है? तो उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता में क्या आएगा ये देखना है। कौन सा कथन, इसमें से 4 दिए गए हैं स्टेटमेंट, इनमें से कौन उच्चतम न्यायालय के आरंभिक या मूल अधिकारिता ही इसको बोलते हैं, आरंभिक अधिकारिता या मूल अधिकारिता या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये तो आएगा, पहला सही है। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधान मंडल में हुए चुनाव पर विवाद, तो ये नहीं होगा। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवाद, तो संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवाद नहीं, ये भी गलत हो गया। 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, तो ये सही हो गया। ठीक है, पहला और चौथा सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला और चौथा सही है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में निम्न विवाद आते हैं। क्या क्या विवाद आते हैं? भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, ये मूल अधिकारिता या आरंभिक अधिकारिता इसको बोलते हैं, या वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच का विवाद, और 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद, ये सब क्या आते हैं? तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत ही आते हैं। आरंभिक अधिकारिता इसी को बोलते हैं या फिर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी? तो दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी? तो गोलकनाथ केस में बनी थी। सबसे बड़ी केस तो केशवानंद भारती वाले में थी। ठीक है, उसमें 13 जजों का बेंच था, 13 न्यायाधीश थे उसमें, और दूसरे नंबर का था गोलकनाथ केस। ध्यान रखेंगे इसको। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? तो गोलकनाथ केस में बनी थी। ये आंसर हो जाएगा।
देखिए एक्सप्लेनेशन, इससे और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये आंसर होगा केशवानंद भारती केस 1973 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ 13 न्यायाधीश का गठन किया गया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ 11 न्यायाधीश का गठन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में किया गया था। ठीक है, गोलकनाथ दूसरा सबसे बड़ा खंडपीठ और सबसे बड़ा केशवानंद भारती जो कि 1973 का है, और दूसरा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 का है। ये दूसरा खंडपीठ था बड़ा, और सबसे बड़ा केशवानंद भारती केस। इसमें 13 न्यायाधीश थे। ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ दिए जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो केशवानंद भारती केस में ही उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो केशवानंद भारती केस में ही किया था। ठीक है, 1973 में। सी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय ने 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर का प्रतिपादित किया था। इस निर्णय में यद्यपि संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया था, परंतु यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान की मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो किसमें की गई थी? केशवानंद भारती केस में ना, तो इसमें नहीं है। इंदिरा साहनी वाद है, शंकर प्रसाद का वाद है, रुदल शाह का वाद है, तो इनमें नहीं है कोई भी, तो डी हो जाएगा। केशवानंद भारती केस में लाया गया था मूलभूत ढांचे की अवधारणा। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान में मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 होनी चाहिए। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे इसको, ये आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने हेतु उच्चतम न्यायालय के न्यूनतम 5 या 5 से अधिक न्यायाधीश की संविधान पीठ गठित की जाती है। ध्यान रखेंगे, न्यूनतम 5 या 5 से अधिक न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की जाती है संविधान के निर्वचन के संबंध में विधि का सारवान प्रश्न संबंधित वाद पर विचार करने के लिए। ध्यान रखेंगे इसको। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी ग्रुप में जो भी लोग तैयारी करते हैं उसको शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग को मिल सके और आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। अभी बहुत सारे पेपर आने वाले हैं, ठीक है, और या फिर कभी भी आप पेपर देंगे तो रिवीजन करके आप कर सकते हैं, क्योंकि आसपास से ही क्वेश्चन बनते रहते हैं, और जब एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है तो पेपर देने में आसानी होती है। PYQ से चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।